this video we are going to solve 2013 CSET previous year question, बट कॉम्प्रहेंसन वाला मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉम्प्रहेंसन का मैंने सेपरेटली रिकॉर्ड कर दिया है। तो कॉम्प्रहेंसन के अलावा जितने क्वेश्चन हैं वो सब हम इनमें सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉम्प्रहेंसन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कहाँ है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? इसमें आंसर मार्क्ड है बट हमको वैसे भी कोई लेना देना है नहीं, हम तो सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? 4 friends A, B, C and D distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B. A gets 1 less than B. B से एक कम A के पास है. And C gets 5 more than D. Okay. And D gets 3 more than B. Okay. Who gets the smallest amount? तो सबसे smallest amount किसके पास होगा पूछ रहा है। तो अगर B में से एक माइनस कर रही हूँ तब जाके वो A के इक्वल हो रहा है ना। मतलब कि यहाँ पर B बड़ा होगा A से, ठीक है। और यहाँ पर मैं D में 5 ऐड कर रही हूँ तब जाके C से के इक्वल हो पा रहा है। तो D पक्का से छोटा होगा C से, है ना। मतलब कि C बड़ा होगा D से, है ना। तभी तो D में मैं ऐड कर रही हूँ तब जाके वो C के इक्वल हो पा रहा है। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि B में मैं 3 ऐड कर रही हूँ तब जाके वो D के इक्वल हो पा रहा है। तो B यहाँ पर छोटा होगा, D बड़ा होगा। तो अब फाइनल वाला कौन सा बन गया है रिलेशन? B बड़ा होगा A से एंड B से बड़ा है D, D से बड़ा है C। तो हमको स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट A। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन 4 आइटम्स दैट फॉलो। उसके बाद फिर इसी के बेसिस पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके तो बोल रहे हैं सबसे पहले 5 cities P, Q, R, S, T आर कनेक्टेड बाई डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फॉलोज। तो ये 4 सिटीज़ हैं और अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड है। तो कैसे कैसे कनेक्टेड है? P एंड Q आर कनेक्टेड बाई बोट एज वेल एज बाई रेल। तो इन दोनों कनेक्टेड है रेल से एंड बोट से। देन S एंड R कनेक्टेड बाई बस एंड बोट। S एंड R, अब S एंड R कहाँ पर है नहीं पता हमको P एंड Q के रिलेशन में। तो S एंड R कनेक्टेड बाई बस एंड बोट। फिर Q एंड T आर कनेक्टेड बाई एयर ओनली। Q एंड T एयर से ही बस कनेक्टेड है। P एंड R कनेक्टेड बाई बोट ओनली। P एंड R है, इन दोनों कनेक्टेड है बोट से ही सिर्फ। देन T एंड R आर कनेक्टेड बाई रेल एंड बस। T and R are connected by rail and bus. Okay. Which mode of transport would help one to reach R starting from Q? तो Q से स्टार्ट करते हुए हो रहा है कि आप Q से स्टार्ट करो एंड R तक का पहुंचना है। ओके टू रीच R स्टार्टिंग फ्रॉम Q बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज नहीं करना। तो देखो इधर से एयर जाओगे तो इधर एयर ट्रैवल नहीं मिलेगा, तो इधर से तो नहीं आ सकते। इधर से जाएंगे रेल तो इधर रेल नहीं है, तो बोट से जाएंगे और फिर से बोट से जाएंगे तब जाके पहुंचेंगे। तो बोट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ पर्सन विजिट्स इच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी से स्टार्ट करते हुए सारे प्लेसेस को वो विजिट कर रहा है, ठीक है। पी से स्टार्ट करते हुए इच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट्स बैक टू पी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। कौन सा प्लेस है जिसको 2 बार उसको विजिट करना ही पड़ेगा? तो P से P में ही वापस आना है। तो एक तरीका क्या है कि मैं P से Q जाऊँ, फिर Q से T जाऊँ, फिर R जाऊँ एंड फिर S जाऊँ, क्योंकि हर प्लेस को विजिट करना ही है। तो S तो R के बाद S गई, फिर S के बाद वापस R आना पड़ेगा, फिर जाके P गई। तो R को 2 बार विजिट करना पड़ा मुझे। और इधर से गई तो भी P से R गई, R से S, S से वापस R को हर बार मुझे 2 बार विजिट करना ही पड़ेगा। तो R विल बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाई एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। तो इनमें से कौन सा पेयर है सिटीज़ का जो कनेक्टेड है बाई एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी, किसी दूसरे सिटी में नहीं जाते हुए। तो P एंड T के बीच में देखते हैं। तो P एंड T से जाना है तो R या Q से होके जाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता पहला। T एंड S तो बीच में R पड़ रहा है, तो बिना S को ट्रैवल किए तो नहीं जा सकते। Q एंड R अगेन
टी एंड पी आ जाएगा बीच में, तो नन ऑफ दिस। फिर बिटवीन विच टू सिटीज़ अमंग द पेयर्स ऑफ सिटीज़ गिवन बिलो आर 3 मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शन अवेलेबल। कहाँ पर किन दोनों के बीच में मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 नहीं, देयर था, सॉरी। बिटवीन विच टू सिटीज़ अमंग द पेयर्स ऑफ सिटीज़ गिवन बिलो आर देयर मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल। तो क्यू एंड एस के बीच में कितना ट्रैवल ऑप्शन है? क्यू एंड एस, क्यू एंड एस। तो यहाँ पे रेल, बोट है, फिर बोट है, फिर बोट, बस। तो क्यू एंड एस के बीच में तो इधर से भी जा सकते हैं ना, तो इधर से जाएंगे तो इधर से जाते हैं ना, तो रेल है, बोट है और बस है, तो 3 ठोक है, रेल, बोट एंड बस। इधर से जाएंगे तो क्यू से एस जा रहे हैं, तो एयर है, रेल है, बस है, बोट है, तो इधर तो 4 ठोक मिल गया। देन पी एंड आर, इसमें तो सिर्फ बोट ही बस है, तो ये तो नहीं हो सकता, 1 ठोक तो नहीं। पी एंड टी, तो इधर रेल है, बोट है, एयर है, बस नहीं है लेकिन, और इधर से आएंगे तो एयर नहीं मिलेगा, तो ये भी गया। क्यू एंड आर, तो एयर, रेल, बस, लेकिन बोट नहीं है। फिर इधर जाएंगे तो एयर नहीं है, ये भी गया, तो क्यू एंड एस ही बचा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेनिस कोच इज़ ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। तो एक टेनिस कोच है जो क्या करना चाह रहे हैं, टीम बनाना चाह रहे हैं 4 प्लेयर का। तो 4 प्लेयर का बनाना चाह रहे हैं टीम फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, 7 प्लेयर है। इनमें से मेल कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। एंड फीमेल कौन कौन से हैं? डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 4 फीमेल है, 7 का टीम बनाना है, मतलब 7 प्लेयर है, 4 का टीम बनाना है। फिर ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी, हर एक प्लेयर है इक्वल कैपेबिलिटी के हैं। एंड एटलीस्ट 2 मेल विल बी देयर इन द टीम। तो इन 4 प्लेयर में से 2 तो मेल होने ही चाहिए, तब 2 मेल होंगे तो 2 ही फीमेल हो सकती है। फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ इच अदर, बट बी कैन नॉट प्ले विथ डब्ल्यू। तो बी एंड डब्ल्यू साथ में नहीं होंगे। सी कैन नॉट प्ले विथ जेड, तो सी एंड जेड साथ में नहीं होंगे। डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई, इन दोनों साथ में नहीं होंगे। तो अब बताना, अगर वाई सेलेक्ट हो जाता है, इफ़ वाई इज़ सेलेक्टेड, ओके, एंड बी इज़ रिजेक्टेड, वाई को सेलेक्ट किया, बी को रिजेक्ट किया, ओके, तो हमारे पास अवेलेबल कौन कौन थे? ए, बी, सी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हम इनमें क्या कर रहे हैं? वाई को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वाई तो होगा ही होगा, बी तो नहीं होगा। और अगर वाई है तो वाई किसके साथ नहीं खेलेगा? डब्ल्यू के साथ, तो डब्ल्यू भी गया, ये तो नहीं हो सकता। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप होगा? ठीक है, तो अगर बी तो रिजेक्ट हो गया है तो ऑप्शन में चलो बी है भी नहीं, बट अगर वाई सेलेक्ट हो गया तो डब्ल्यू के साथ नहीं खेलेगा, तो डब्ल्यू वाला ऑप्शन गया, इन दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास अब ऑप्शन क्या है कि 2 मेल होने चाहिए, है ना। एक फीमेल तो आपने ले लिया है, अब ए, बी, सी में से किसी एक को तो लेना ही है, बट बी को तो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो बी तो नहीं हो सकता। ए एंड सी, अब 2 ही मेल बचे और 2 तो चूज़ होने ही चाहिए, तो ए एंड सी तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ऑप्शन में ए, सी है भी। ठीक है, फिर अब देखते हैं, वाई तो होगा ही, है ना। अब एक्स एंड जेड में कौन होगा? एक्स एंड जेड में कौन होना चाहिए? वाई तो है ही, एक्स एंड जेड वाले ऑप्शन में एक्स एंड जेड। तो अगर एक्स होता है, मतलब अगर जेड होता है तो सी होगा ही, मतलब कि सी के साथ वो नहीं खेल सकता, तो बट हमने तो सी को ले लिया है ना, क्योंकि वो वही मेल मेंबर बचे हैं ये इन दोनों। अब इन दोनों होंगे तो सी जहाँ पर है वहाँ पे जेड नहीं हो सकता, तो जेड वाला ऑप्शन भी गया। तो ए, सी, एक्स, वाई विल बी द करेक्ट आंसर। फिर इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन और होगा, इफ़ बी सेलेक्टेड, और अगर बी सेलेक्ट कर लिया गया एंड वाई इज़ रिजेक्टेड, द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो बी को सेलेक्ट कर लिया, वाई रिजेक्टेड, तो वाई रिजेक्टेड है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये नहीं होगा। और अगर बी सेलेक्ट हो गया तो बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेलता है, तो डब्ल्यू वाला भी गया। फिर ए, बी, सी दोनों में कॉमन है, वाई एंड जेड में सोचना है अपने को, तो वाई एंड जेड में सोचना है। ठीक है, बी क्या है? मेल है, ओके, एक और मेल मेंबर तो चाहिए, है ना। तो बी सेलेक्ट कर लिया। अब ए एंड सी में से
कोई एक तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर मान लेती हूँ मैंने ए को चूज़ कर लिया, तो ए को चूज़ कर लिया तो हाँ इसमें तो कोई और दो राय नहीं है। अब यहाँ पे दोनों में ही ए तो है, ओके। तो यहाँ पर ही पहले से ए बी सी दोनों ऑप्शन में बचा हुआ है, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर बी है तो डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, ये तो है। फिर सी है तो जेड नहीं होगा, तो सी एंड जेड साथ में नहीं हो सकते ना, तो ये भी गया। तो सी एंड एक्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इफ़ ऑल द थ्री मेल्स आर सेलेक्टेड, तीनों मेल सेलेक्ट कर लिए गए, मतलब ए बी सी, देन हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 मेंबर टीम्स आर पॉसिबल। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है 4 मेंबर टीम आर पॉसिबल, कि जिनमें हम 4 मेंबर करें। तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, तो 4 में से कौन कौन आ सकता है। तो हमको ये चीज़ तो पहले से ही पता है कि अगर ए होगा तो हाँ ए वाले में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बी है तो डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड फीमेल है उनमें से डब्ल्यू तो नहीं ही आ सकता। और सी है तो जेड नहीं आ सकता, तो ये भी गया। तो एक्स एंड वाई ही बस आ सकते हैं यहाँ पर। तो चौथे मेंबर की जगह पे सिर्फ 2 ही तरीके हैं, तो 2 वेज आर पॉसिबल, है ना। अब इसको और शॉर्टकट में कैसे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने लॉन्ग मेथड देख भी लिया। अब देखते हैं कि अगर सिर्फ ऑप्शन को देख के अगर हमको ये कंडीशन बता दी गई है तो हम ऑप्शन को ही हटा सकते हैं। जैसे बी एंड डब्ल्यू साथ में नहीं होंगे तो बी डब्ल्यू वाला तो ऑप्शन है भी नहीं इसमें, चलो। सी एंड जेड साथ में नहीं होंगे तो सी एंड जेड वाला ऑप्शन ये पहले ही हट गया। फिर डब्ल्यू एंड वाई साथ में नहीं होंगे, डब्ल्यू एंड वाई वाला ऑप्शन भी गया, और ये वाला भी ऑप्शन गया। तो बस बिना कुछ सोचे कि कंडीशन ऊपर में भी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ही सारे हट गए हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं वैसे ही कि बी एंड डब्ल्यू नहीं हो सकते साथ में, तो ये ऑप्शन ही गलत है। फिर सी एंड जेड साथ में हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ही खुद में गलत है। डब्ल्यू एंड वाई साथ में नहीं हो सकते, ये ऑप्शन ही गलत है ना। बस यही ऑप्शन बचा। तो अगर बिना कंडीशन ऊपर का भी देखें, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको देखें, ये वाला तो देखा ही तभी तो ये बनाया। तो ये वाला चलो समझ में आ गया। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है तो सीधे इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने अगर पहले से एक चीज़ सोच लिया है कि कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करना है, तो एग्जाम हॉल में अगर सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो हमको पता है कि हमको कौन सा अप्रोच लगाना है। दोनों अप्रोच पता है, लॉन्ग कट मेथड जो हम बेसिक सॉल्व करते हैं मैथ्स के थ्रू, और रीजनिंग लगा के भी कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों ही पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म wants to select 4 persons, okay, to work on a different aspects of the composition of a piece of music. 7 persons are available for this work. Again यहाँ पे 7 person है, रोहित, तान्या, शोभना, कौशल, कुणाल, फिर मुकेश, जसवंत। अब यहाँ पे के सिर्फ 2 है, तो सिर्फ फर्स्ट लेटर वाला लिखने का ट्राई करोगे तो फिर यहाँ पे इन दोनों का पूरा नाम लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रोहित एंड तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर। अगेन यहाँ पर भी वैसे ही कंडीशन है, रोहित है एंड तान्या दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। कुणाल एंड शोभना, यहाँ पे कुणाल एंड शोभना है, वो साथ में काम नहीं करेंगे। मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, एंड मुकेश है एंड कुणाल है, ये दोनों साथ में काम करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप होगा दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। अब पहले ही हटाने का ट्राई करते हैं, चलो। रोहित एंड आर एंड टी साथ में नहीं होंगे, आर एंड टी इधर है भी नहीं, आर एंड टी ये साथ में नहीं होंगे। फिर यहाँ पर आर एंड टी साथ में नहीं होंगे, तो ये गया ये गया। इन दोनों में देखना है, कुशाल एंड शोभना साथ में नहीं होंगे, तो कुशाल शोभना ये भी गया, बस ख़त्म। तो एक अप्रोच सीख लिया हमने और ये सॉल्व भी हो गया, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फिर 5 people A B C D and E are seated about a round table. ओके, राउंड टेबल है। अब राउंड टेबल में हम क्या कर रहे हैं कि कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5, अरे यार 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर से इक्वी डिस्टेंस पे है, हमने इक्वी डिस्टेंस कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वी डिस्टेंस है। फिर सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी है वो ए के नेक्स्ट में।
अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। नेक्स्ट सीटेड मतलब लेफ्ट राइट तो नहीं बताया ना, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। फिर ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। अब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। फिर बी इज़ नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो ए एंड बी साथ में मतलब नेक्स्ट में नहीं बैठे हैं, तो दोनों कंडीशन अवॉइड करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अब क्या सही होगा ही होगा। अब पहले बना लेते हैं उसके बाद कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी पहले ए को बिठा लेते हैं। अब ए जहाँ बैठा है उसके आसपास में सी बैठा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे बिठा सकती हूँ या फिर एक और डायग्राम बना के यहाँ पर ए बनाया है तो यहाँ पे सी बिठा देती हूँ, ठीक है। फिर ए जहाँ पर बैठा है उसका 2 सीट छोड़ के डी बैठेगा, तो 1 2 सीट छोड़ा यहाँ पे बैठा ला डी को, क्योंकि इधर से 1 2 ऐसे छोड़ के इधर भी कर सकती हूँ, वही मतलब है। इधर से मैंने इस बार इधर से कर लेती हूँ, तो इधर 1 2 और यहाँ पे डी, ठीक है। और फिर और क्या बोला कि ए सी हो गया, ये कंडीशन हो गया, तो ये हमने कर लिया, ये फुलफिल कर लिया। ये वाला देखते हैं, ए और बी साथ में नहीं बैठे हैं, तो ए यहाँ बैठा है तो यहाँ पे बी नहीं बैठ सकता, तो बी को इधर ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। और ए यहाँ बैठा है तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहीं बैठना पड़ेगा। अब एक जो कौन बच गया, ए बी सी डी ई, यहीं बैठना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है। अब बोल रहा है कि डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, यस डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, यस दोनों कंडीशन में फुलफिल हो गया, मतलब सही होगा। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, यस, तो बोथ करेक्ट, ठीक है। तो दोनों कंडीशन लेके चलना। बहुत जगह मैंने यूट्यूब वगैरह में या एक्सप्लेनेशन में यही देखा है कि उन्होंने ए नेक्स्ट टू सी बैठा है तो एक ही ऐसा कंडीशन ले लिया, बट कहाँ बोला है यहाँ पर कि लेफ्ट राइट, कुछ नहीं बताया ना डायरेक्शन। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियसली, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ए एंड बी क्या प्ले करते हैं। इसको ना ऐसे नहीं, कैसे सॉल्व करना है इसका अप्रोच भी पता होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता है कि मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और मुझे समझ आ गया है कि कैसे सॉल्व करने से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं, और उसी टाइप का अप्रोच ही मैं उस टाइप के क्वेश्चन में लगाती हूँ। जैसे आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई बोल दिया, ए बी सी डी बोल दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ए बी सी डी लिखूँगी और उसके बाद फिर अब जो बोलेगा उसको फॉलो करूँगी कि ए एंड बी प्ले करते हैं फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए है वो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, बी भी फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी है वो क्या प्ले करता है, क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट तो मैंने लिख दिया, हॉकी और खेलता है बी। और जो सी है वो भी क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहा है। फिर ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो ए है फुटबॉल तो मैंने पहले लिख लिया, बास्केटबॉल और खेल रहे हैं। फिर डी है वो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। सी एंड डी प्लेस हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो सी एंड डी, सी है वो हॉकी लिख दिया मैंने तो हॉकी को, बास्केटबॉल और खेल रहा है। डी में और क्या लिखना है, हॉकी लिखना है और बास्केटबॉल तो पहले से ही है। तो अब बताना कि हु डज़ नॉट प्ले हॉकी, तो एच कहाँ पर नहीं है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ए में नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। हु प्लेस फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, कौन प्ले करता है फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल हॉकी तो नहीं है, फुटबॉल बास्केटबॉल नहीं है यहाँ, ये डी, तो फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी। फिर विच गेम डू बी सी एंड डी प्ले, बी सी एंड डी कौन सा प्ले कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं क्या, बी सी डी बास्केटबॉल, एक ये नहीं खेल रहा है, हॉकी हाँ हॉकी तीनों खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। देन ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको भी कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सबसे फास्टेस्ट मेथड ही है वैसे तो, बट फिर भी अगर इसमें कुछ देखना चाहे कि जैसे पहले, अच्छा इसमें वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पर ना ये क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो वो खैर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो सब 3 स्पोर्ट ही खेल रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा रिपीट हुआ है, आई मीन कि जिसके बारे में बार बार इन्फॉर्मेशन दी गई है वही होता है नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने वाला, ठीक है। तो जैसे कि अगर
इसमें तो चलो ए 2 बार दिया है, सब यहाँ पर इक्वल है, तो वही है कि सब इक्वल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स से खेल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तब मैं वो बता दूँगी कि कैसे करते हैं वो। ये यंगर ओल्डर ये वाला तो सबसे इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, इनको तो करना ही चाहिए, भले क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं लेकिन एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गीता इज़ ओल्डर देन हर कज़न, गीता ओल्डर देन हर कज़न मीना। फिर मीनाज ब्रदर बिपिन, मीना का जो ब्रदर है बिपिन वो ओल्डर है देन गीता। ओके। फिर व्हेन मीना एंड बिपिन विजिट गीता, मीना एंड बिपिन विजिट गीता, दे लाइक टू प्ले चेस। ओके। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, और मीना है वो बहुत जल्दी जल्दी गेम जीत रही है। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता। फिर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन 4 conclusions as given below have been made, which one of the following logically follow कर रहा है from the information given above. While playing chess with Geeta and Meena, Bipin often loses. बट हमको ये तो नहीं बोला ना कि बिपिन लूज़ कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी है बस वही एक्यूरेट माना है, उसके अलावा खुद से कुछ एज्यूम नहीं करना है। बोला भी ना बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन, तो अपने अजम्पशन को साइड लाइन करना है। अगर ये बोला है हमको कि मीना है वो जीत रही है गेम को बार बार देन गीता, तो बस इसका मतलब बस ये है कि मीना है वो जीत रही है गीता से ज़्यादा, ठीक है, विन कर रही है ज़्यादा। बिपिन के बारे में कुछ नहीं बताया हमको, तो बिपिन के बारे में हम कुछ नहीं मानेंगे खुद से। गीता इज़ ओल्डेस्ट अमंग द 3, गीता ओल्डेस्ट है क्या सब में, ऐसा तो नहीं बताया हमको। गीता मीना से मतलब कि गीता है वो मीना से बड़ी है ये बताया, एंड मीना का जो भाई है बिपिन उससे बड़ा है कौन, मतलब वो बड़ा है किससे, गीता से। तो गीता ओल्डेस्ट कैसे हो सकती है जब गीता से बड़ा तो इधर ही अवेलेबल है, तो ये भी गलत। गीता हेट्स टू लूज द गेम, ये सब तो कुछ नहीं, कुछ बोला क्या यहाँ पे किसको नहीं पसंद है। तो मीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3, मीना यंगेस्ट है, हाँ यहाँ पर से तो यही समझ आ रहा है कि मीना ही यंगेस्ट है, तो यस ये करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो सारे पैसेज के हैं। यस दिस वन, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, याचिंग, फिर चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। ओके, कौन कौन सा है, PYCEG। दी गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, ये वाले हर सेकेंड डे पे मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट कर रहे 3rd डे, चेस वाले 4th डे पे, एंड ये वाले 5th पे, the 6th। हाउ मैनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विदिन 180 days। तो कब ये सब साथ में मिलेंगे 180 दिन के अंदर, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है और क्या, तो 2 3 4 5 6 क्या होगा, 3 6 5 4 3 तो है 2 भी है, 60 विल बी दी एलसीएम। अब कितने दिन के अंदर, 180, तो 60th डे पे, फिर 120, फिर 180th डे पे, तो 3 बार मिल रहा है, 10 बजे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है ABCDE बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज। अभी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। दिस वाइट कलर, ना अब पढ़ते हैं। ABCD and E belong to 5 different cities, PQRST not necessarily in that order। फिर ABCD ये पर्सन है और वो बिलोंग करते हैं इन अलग अलग सिटीज़ से, ठीक है। तो ABCD and E, और कौन कौन सी सिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, PQRST। Each one of them comes from a different city. Further, it is given that B and C do not belong to Q। तो B and C, तो यहाँ पर नॉट वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो
हटाते जाना है। बी एंड सी, बी में क्यू नहीं आएगा, सी में क्यू नहीं आएगा। बी एंड ई यहाँ पर आयोगा वाला चूज़ करके डालेंगे, ठीक है। फिर बी में पी एंड आर नहीं आ सकता, पी नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। ई में भी नहीं आ सकता, पी नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। फिर ए में नहीं आ सकता, क्या, ए डू नॉट बिलोंग टू आर एस टी, ए में आर एस टी ये नहीं आ सकता। फिर सी में आर एस टी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 4 ठोक तो नहीं आ सकता, तो 5 ही तो कंडीशन है, तो पी ही आना पड़ेगा। पी इधर आ गया तो बाकी जगह पी नहीं आ सकता, तो इधर पी नहीं आ सकता, 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 ठीक है। तो अब कहाँ पे और 4 हो गया, देखो यहाँ पर 4 हो गया, पी हो गया, क्यू बस छूटा है तो यहाँ पर क्यू आएगा। क्यू यहाँ आ गया तो बाकी जगह क्यू नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता क्यू, इधर नहीं आ सकता क्यू। अभी भी हमने ये वाला कंडीशन अभी लिखा नहीं है। डी डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, डी है, डी वाले जगह पे क्यू नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता। ई वाले पे भी क्यू नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता। अगेन यहाँ 4 हो गया, तो पी क्यू आर एस आएगा यहाँ पे। फिर पी क्यू यहाँ पे हो गया, पी क्यू आर एस भी नहीं आ सकता क्योंकि एस यहाँ आ गया है। फिर टी यहाँ आ जाएगा, अब पी क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। क्यू बिलोंग्स टू पी, क्यू बिलोंग्स टू पी, क्यू नहीं तो डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, ये तो सही है। अच्छा, सी बिलोंग्स टू पी लिखा, सॉरी, सी बिलोंग्स टू पी, यस यस। फिर ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, यस। बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, नहीं तो बी टी से, तो नॉट करेक्ट बोला, तो यही वाला नॉट करेक्ट। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वैसा ही कुछ है, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो समझ आ गया ना कैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को। इस मेथड से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ 7 men A B C D E F are standing in a queue in that order. Each one is wearing a cap of different color का कैप पहने हैं। तो A B C D E F G, सब के सब अलग कलर का कैप पहने। कौन कौन से कैप का ऑप्शन है, कैप के कलर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। डी इज़ एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ देम, अच्छा ये इन्हीं ऑर्डर में ही खड़े हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो डी है वो एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू, तो डी के आगे कौन है, डी के आगे जो खड़े हैं उन्हीं से ही वो देख पाएगा ग्रीन एंड ब्लू, बट नॉट वायलेट। तो ग्रीन एंड ब्लू तो आगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन एंड ब्लू इधर नहीं हो सकते, ग्रीन नहीं हो सकता, ब्लू इधर नहीं हो सकता, ग्रीन ब्लू इधर नहीं हो सकता क्योंकि वो आगे देखा है ना। और खुद लगाया होगा तो भी नहीं देख सकता आगे, तो इसमें भी नहीं आ सकता ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अपने कैप का कलर कैसे देखेगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ बोला है तो इधर नहीं आ सकता। तो इनमें से कोई ना कोई एक तो ग्रीन और एक ब्लू होगा ए बी सी में से, ठीक है। तो 2 कलर हमको इधर ही में से चूज़ करने हैं, ग्रीन एंड ब्लू ए बी सी के लिए होगा। एक कलर और होगा कोई, है ना, बट नॉट वायलेट, वायलेट नहीं है। तो वायलेट इधर हो सकता है, वायलेट हो सकता है, वायलेट हो सकता है, वायलेट हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ठीक है। फिर ई कैन सी वायलेट एंड येलो, ई है वो वायलेट देख पा रहा है, ठीक है। बट डी के आगे जब वॉयलेट नहीं है तो डी ही लगाया होगा वॉयलेट, तभी पॉसिबल है, तो इसका तो वॉयलेट ही होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ई है कैन सी वॉयलेट एंड येलो, नहीं वॉयलेट ही होगा, नहीं बोल सकते, येलो भी हो सकते हैं क्योंकि वो येलो भी देख पा रहे हैं, है ना। तो अभी तो फिक्स नहीं है कि वॉयलेट होगा या येलो, बट ये पता है अपने को कि हाँ चलो ई है वो वायलेट एंड येलो दोनों देख पा रहा है ना, ई है वो वायलेट देख पा रहा है एंड येलो, ओके। डी के आगे में तो कोई वायलेट है नहीं, तो यही ही वायलेट होगा, ओके ओके। और येलो है वो इनमें से कोई और होगा, तो येलो है वो ये, तो इन तीनों में से ए बी सी कोई होने वाला है, ए बी सी, बट नॉट रेड, बट
आगे में रेड तो नहीं है, ठीक है, तो इधर आगे में रेड नहीं है। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स, जी है वो सारे कलर की कैप देख पा रहा है, अदर देन ऑरेंज, तो ये तभी हो सकता है जब ये खुद ऑरेंज लगाया होगा, है ना। फिर ई इज़ वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, ई है वो इंडिगो वाला लगाया है। फिर देन कलर ऑफ द कैप वॉन बाई एफ, एफ ने कौन से कलर का पहना हुआ है, तो ये सब तो पहले ही हट गए, तो पहले कौन कौन सा कलर बचा है। ऑरेंज हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो तो जी ने लगाया है। वॉयलेट हो सकता है क्या, नहीं, वो तो डी ने लगाया है। ब्लू हो सकता है क्या, ब्लू तो ऑलरेडी सामने में है ना, तो वो कैसे हो सकता है, देखो हमने देखा था BGY सामने में होना पड़ेगा उसको। एंड रेड है, हाँ रेड ही बचता है जो एफ लगा सकता है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Then there are some balls of red, green and yellow color lying on the table. तो red, green, yellow, ठीक। There are as many as red balls as there are yellow balls. तो कितने हैं? There are as many as red balls as yellow balls. There are twice as many yellow balls as green ones. फिर the number of red ball कितने होंगे? RY का वैल्यू 2G इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल, तो बोल रहा है कि रेड बॉल इज इक्वल टू येलो प्लस ग्रीन, नहीं तो ये तो नहीं है। इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, रेड है वो डबल द नंबर ऑफ ग्रीन, यस ये तो है। इज इक्वल टू येलो बॉल माइनस ग्रीन बॉल, नहीं ये नहीं है। कैन नॉट बी असर्टेन, नहीं, तो अपना आंसर था क्या। फिर इधर तो पैसेज था, सेडिमेंट्री रॉक पैसेज कही है। फिर इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉय इज रैंक 20th, 45 स्टूडेंट है, तब जाके उसका रैंक कितना था, 20th था। व्हेन 2 बॉयज़ जॉइंट, तो 47 स्टूडेंट हो गए, तब उसका रैंक ड्रॉप हो गया। रैंक ड्रॉप होना मतलब कि क्या, रैंक बढ़ गई, ठीक है, तो 21st रैंक आ गई। व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम एंड, तो ये तो स्टार्टिंग से रैंक है ना, रैंक 1 रैंक 2 ऐसे करते हैं तब होता है। अब पीछे से रैंक कितना पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक साइड एक एंड से रैंक प्लस दूसरे एंड से रैंक हमको निकालनी है -1, तो 47 माइनस इधर पहले 20 प्लस x, तो 47 27 2, ये 27 रहा, ये भी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमने ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वाला हम इसके फॉर्मूला में ही ये है कि आप इधर अगर नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट लिख रहे हो और इधर रैंक लिख रहे हो, तो रैंक से ये एक माइनस करेंगे। इन दोनों रैंक है, ये नंबर ऑफ पीपल है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल नहीं लिखते हैं, तो ये वो जो फॉर्मूला वाला क्लास है उसमें से ये समझ आ जाएगा कि इधर दोनों का रैंक ही होना है, और इसलिए आंसर भी हमारा सीधा रैंक में आया, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ पीपल लिखते हैं। देन अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाई पुलिसमैन, तो थीफ है उसका स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड पुलिसमैन है उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये थीफ एंड पुलिस के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का है। इसका पुलिस का स्पीड कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, तो देन व्हाट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी, तो कितना टाइम चाहिए होगा, तो हमको क्या पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 100 मीटर का, टाइम कितना चाहिए ये तो हमको निकालना है, ये वाला मीटर में। अब किसको पकड़ना है, मतलब स्पीड कितना चाहिए, तो यहाँ पर स्पीड किसका लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, है ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, जिस सेम डायरेक्शन में जाएगा तभी तो पुलिस थीफ को पकड़ेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो कैसे ही पकड़ेगा। तो जो क्या बोलते हैं रियल स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो कितनी होगी, 10 माइनस 8, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर में तो 2000, फिर मीटर पर आर है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगे तो 60 सेकेंड, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर का 60 मिनट, तो मीटर पर मिनट में निकाल लेते हैं। तो मीटर में क्यों रखा मैंने, क्योंकि इधर कैंसिल आउट करूँगी ना, तो ये क्या, फिर टाइम हमको निकालना है,
तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बेटर लिखती हूँ, इधर कुछ दिख नहीं रहा है, इस साइड लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस में 100 डिवाइडेड बाई इधर स्पीड लिखेंगे और इधर टाइम निकालना है अपने को, तो इधर 100 स्पीड में क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर था तो उसको 2000 मीटर, और 1 आवर था तो उसको 60 मिनट, तो 60 मिनट यहाँ पर निकालना है टाइम। ये 60 जाएगा ऊपर, 20 2 दिया 6, 3 मिनट का टाइम लगेगा। Then a train travels at certain average speed for a distance 63 km and then travels distance 72 at an average speed of 6 km per hour more than its original speed। अच्छा, ट्रेन ट्रैवल कर रहा है एक सर्टन एवरेज स्पीड से, नहीं पता है हमको कितना स्पीड है, मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और उसने कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस 63 किलोमीटर का। फिर ट्रैवल कर रहा है 72 किलोमीटर का, कितना स्पीड से, x प्लस 6 किलोमीटर मोर, तो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो देन दी ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड पहले x थी, अब x प्लस 6 में से की स्पीड से जा रहा है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट, तो पूरा ट्रैवल करने में उसको 3 आवर लग रहे हैं टू कंप्लीट दी टोटल जर्नी, व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो टाइम को ही कंपेयर कर लेते हैं, तो 3 आवर इधर है, इधर टाइम 1 कितना है, तो टाइम का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो टाइम को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड लिखना होगा, डिस्टेंस कितना है इधर से इधर तक का, 63 किलोमीटर, स्पीड कितना था x, इधर कितना था 72, x प्लस 6, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो एक तो तरीका यह है कि हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वही, उसी से ही आंसर आने वाला है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, x है, तो x की वैल्यू बस निकालनी है अपने को। तो इसको पूरा ऐसे सॉल्व करने की जगह इक्वल टू 3 है, तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड को लेंगे और 3 लेके आना है, ओके। तो 63 डिवाइडेड बाई मैं 24 करूँ, पहला ऑप्शन पुट कर रही हूँ, 72 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 6 इज़ 30, तो कितना आएगा देखते हैं, 2 एकम 2 नीचे 10, 2 दिया 6, 2 छक्के 12, 5 दिया 15, 3 पंचे 15, 3 एक 3 6, अब तो कैंसिल नहीं होगा और ये तो ऐसे भी नहीं होगा, तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में तो आंसर नहीं आना है। फिर अगेन दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं, 63 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 33 एंड ये 39, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये फिर डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 63 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 6, तीन कम 3, 3 3 6 3 3 4 12, थ्री बाई 2, यस, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो यही सेटिस्फाई किया। अब 66 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल में आएगा वैसे भी। अब एग्ज़ाम हॉल में मैं होती तो और चेक नहीं करती, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही रहता है ऐसे में, और 2 ऑप्शन सही होंगे नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, फिर इमेज वाला हम नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी अब नहीं देता है, ये 2013 में जब पहली बार सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था तब दिया था, उसके बाद से 13 एंड मैक्स टू मैक्स 15 तक का दिया हुआ था, 2015 तक का, उसके बाद से कभी नहीं दिया हुआ है, तो इमेज वाला हम नहीं करेंगे, और आएगा भी तो बहुत ईजी रहता है। ग्राफ वाले लेकिन हम कर लेते हैं, अगर इन केस वो ग्राफ वाला दे दिया तो कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि X men working at constant speed
डू अ सर्टन जॉब इन y days, विच वन ऑफ द डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का कौन सा रिलेशन बता रहा है। तो इस डायग्राम में देखते हैं पूरा कि इस साइड इधर मैन है, इधर इस साइड डेज है ना, तो 0 मैन होंगे तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगा बोल रहा है। फिर जैसे मैन बढ़ते जाएंगे तो डेज कम होते जाएगा, बट 0 मैन पॉसिबल है क्या रियलिटी में? नहीं, गलत। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इतने मैन हैं, कुछ मैन हैं, उतने लोग काम कर रहे हैं, तो डेज क्या लग रहे हैं? इतने लग रहे हैं। फिर मैन है वो इतने बढ़ गए तो डेज भी बढ़ गए। मैन और बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज उनको और ज़्यादा लग रहे हैं काम करने को। तो ऐसा तो नहीं होता रियल में, मैन ज़्यादा होते हैं तो कम दिन लगते हैं ना, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैन है यहाँ पर इतने ही हैं, ठीक है, मान लेते 5 मैन लोग काम कर रहे हैं, तो डेज पहले लग रहे थे इतने, और मान लेते ये भी 5 था, तो 5 मैन ही काम कर रहे हैं। फिर अब कितने लग रहा है? 10 दिन, फिर 15 दिन, तो उतने ही मैन काम कर रहे हैं लेकिन डेज बढ़ते जा रहे हैं। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आंसर तो यही होना। अब इसको भी लेके समझ लेते हैं कि ये कैसे सही है। तो देखो, नंबर ऑफ मैन से वो इतने थे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा थे। नंबर ऑफ मैन बढ़ते गए तो डेज क्या हो गए? कम होते गए, है ना। फिर नंबर ऑफ मैन और बढ़ते गए तो डेज और कम होते गए। तो यही तो होता है रियलिटी में भी, कि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे ना उस काम को ख़त्म करने में। फिर यहाँ पर एक्स को हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एक्स इन द अबव मैट्रिक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना कि इसमें पैटर्न समझना पड़ता है थोड़ा सा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे 3 7 है, तो ये हुआ है। ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं। 3 और 7 मिला के कितना होता है? 10 होता है, बट 370 से तो कोई लेना देना नहीं है। फिर आई थिंक ये सम ही है। 3 और 7 है वो 10 होता है, 3 और 7 भी तो 10 ही होता है। फिर 6 7 8 और इसको ऐड करो तो 4 5 6 7 8 8। हाँ, ये सेम पैटर्न है। ओके, अब देखते हैं कि इन दोनों का सम, इसके मतलब सम कितना लाना है? 7 8 9 10 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 प्लस एक्स को ऐड करने पर 10 आना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू 9 होना पड़ेगा। बस ख़त्म। थोड़ा सा इसको पैटर्न समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे समझ आ गया ना तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में पैटर्न समझ ना आए 1 को में, तो उस टाइम पे उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब वापस से उसको आप सोचोगे तो एक नए तरीके से सोचोगे तो हो सकता है कि आंसर आ जाए। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ के आगे बढ़ना है, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यह बहुत लेंदी है, ये देख के क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाता है कि इसमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार रीड करती हूँ, छोड़ देती हूँ। अब हम भी इसको रीड करके छोड़ देंगे। अब हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करने वाले हैं सॉल्व। चाहे सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाए तो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी सिमिलरली 1 1.5 2 मिनट 2.5 मिनट तक लगेगा। ठीक है, तो हम इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाला अगेन पैटर्न समझना है। एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर्स, नंबर फॉलोज स्पेसिफिक पैटर्न, मिसिंग नंबर को पता करना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 12 24 बजे 36 बजे 60 बजे 72 बजे 84, 12 7 84 9 नहीं, ये वाला पैटर्न तो नहीं है। फिर और क्या हो सकता है? 18, ओके, 14 और 12 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? ये तो इसका हाफ नज़र आ रहा है। 2 8 16 2 4 8, यस, इसमें चेक करते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाई 9, यस। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसका हाफ है, मतलब इसका मैं डबल कर दूँ तो ये आ जाएगा, है ना। तो मतलब देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, यहाँ पे x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसका मैं हाफ कर रही हूँ तो आ रहा है 88। ठीक है, तो 88 को मैं अगर डबल करूँ
88 का डबल कितना था? 8 यानी 16, 17। अब फिर मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी कि अगर इसको डबल नहीं, जैसे ऑप्शन का अगर मैं डबल करूँ वो उसका हाफ 88 आना चाहिए, तो सारे ऑप्शन को मैं डबल कर देती हूँ, है ना। 16 तो नहीं, 32। इसको वापस से एक बार करते हैं। तो ये तो समझ आ गया है कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। फिर आ रहा था उसका हाफ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर रहे थे, फिर उसका हाफ करने पे 84 आ रहा था, है ना। तो फिर अब हम लोग करते हैं इसको 11 से मल्टीप्लाई सारे ऑप्शन को, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसका हाफ करूँगी तो 88 आना चाहिए। तो 77, इसका हाफ करूँगी तो 88 तो नहीं आएगा, इसका करूँगी तो 6, 11, 17, 2 8 16, 2 8 16, यस यही है आंसर। इसको करूँगी तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो अपना आंसर तो आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये तो डाइस वाला है, चलो कर लेते हैं। A cube has 6 numbers marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. 3 views of cube shown. ठीक है, तो अब इनमें से बताना कि what possible number can exist on the two faces marked A and B respectively बोला है, ठीक है। A का क्या होगा, B का क्या होगा, तो A का ये हो सकता है या B का ये हो सकता है, कौन सा होगा ये बताना है। अब पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इनमें ये कॉमन है, तो इसमें चलो रोटेट करते हैं। तो 3 2 1 3 6 5, 2 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 5 है, तो 1 मतलब 5 जहाँ पे है उसके अपोजिट में 1 होगा, तो 1 A एंड B में तो नहीं हो सकता, तो ये गया ये गया। फिर 2 के अपोजिट में 6 है, तो 2 जहाँ है उसके अपोजिट में 6 है, बट हमको हाँ ठीक है। और फिर 1 एंड 5 अपोजिट में है, ठीक है। और देख लेते हैं और कोई कॉमन है क्या। 6 4 6 4, जी ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 एंड 4 अपोजिट में होंगे, है ना, 3 एंड 4। तो अगर 3 एंड 4 अपोजिट में है, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली बात है कि अगर 1 एंड 5 अपोजिट में है, तो ये तो 1 इधर ही होना होगा, तो 1 A और B तो हो ही नहीं सकता ना, तो 1 ही हटा दो, यही ऑप्शन बचता है, हो गया। फिर नेक्स्ट अब ये ग्राफ वाला है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये पूरे ग्राफ के बेसिस पे ही है शायद, डायग्राम वाले तो ये हमको नहीं करने हैं। और इसके अलावा फिर पैसेज है, फिर थोड़े से क्वेश्चन और हैं, तो चलो पहले ग्राफ ही कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द एज ग्रुप 35 44, कितने यहाँ पर फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं जो बिलोंग करते हैं 35 44। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये 35 44 है, एंड देन ये वाला है ये 45 से 59, 10 वाला 60 65, 30 वाले 10 वाले फिर 25 से 34, ठीक है। ये क्या का है, नंबर ऑफ प्रोफेसर इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन इन अ यूनिवर्सिटी बाई 6, फिगर 1 था। ये एज ऑफ फिज़िक्स प्रोफेसर, फिज़िक्स प्रोफेसर का एज है, ये सब एज है, वो भी किसका, फिज़िक्स का, फिज़िक्स के प्रोफेसर। अब यहाँ पे मेल फीमेल दिया हुआ है, फिज़िक्स के ये है मेल, ये मेल है, मेल वो भी 32, फीमेल कितने हैं 8 फीमेल। तो फिज़िक्स के टोटल कितने हैं, हमको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल। मेल्स है फिज़िक्स के डिसिप्लिन, नहीं ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। हाउ मैनी फिज़िक्स प्रोफेसर बिलोंग टू द
एज ग्रुप। फिज़िक्स के टोटल कितने प्रोफेसर हैं? फिज़िक्स के 32 + 8 40। अब कितने बिलोंग करते हैं टू एज ग्रुप 35 से 44 के बीच में? 35 से 44 में 40%, तो 40% निकाल लेते हैं आप। 4 चौक 16 ये। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन हैज़ द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल? कहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेशियो देखने को मिल रहा है? मेल टू फीमेल। फिजिक्स में ही सबसे ऊपर नीचे दिख रहा है, देखो ये 32 8 है, ये 28 एंड दिस इज 8, तो एक 32 8 28 8 एंड यहाँ पर तो 16 और ये 20 से भी ज़्यादा है, 22 मान लेते हैं। तो ये नीचे जितना ज़्यादा वैल्यू उतना कम, तो ये तो नहीं, इन लोग तो और भी नहीं, तो इन्हीं दोनों में से देखना है, तो देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 2 7 14, 7/2, 8 चौक 32, तो ये तो 3.5 आ जाएगा और ये 4, तो मेल टू फीमेल वाला फिजिक्स में ज़्यादा है। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल? कितने परसेंटेज हैं ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल? तो साइकोलॉजी में मेल कितने हैं? 4 हैं। फीमेल कितनी है? 4 8 5 6 मान लेते हैं, ठीक है, तो 6 4 10। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर आर फीमेल? तो टोटल है 10, अब इनमें से फीमेल कितनी है? 6, तो 60% हो गया। फिर इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25-34 equals 25% of all physics, if the number of female physics professor, जो नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर है कितनी है फीमेल? 8 फिजिक्स फीमेल प्रोफेसर्स है इन द एज ग्रुप 25-34। अब एज ग्रुप 25-34 में हमको नहीं पता कितने हैं, ठीक है, फीमेल। इक्वल्स टू 25% ऑफ द फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, वो क्या है? इक्वल करता है 25% ऑफ ऑल द फिजिक्स प्रोफेसर। 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं टोटल? 40 हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 24-34 बोल रहा है। 25-34 में कितने हैं? 25-34 में 30%, तो 30% ऑफ व्हाट? टोटल फिजिक्स प्रोफेसर 40 12, तो कितने हैं यहाँ पर? 12 है, जो कि एज ग्रुप 25-34 में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, 2 2 4, तो इधर है 10। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहा है? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25-34 ईयर का एज ग्रुप फीमेल इक्वल्स टू 25% ऑफ द फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं 25 से 34, तो टोटल कितने हैं फीमेल उस एज ग्रुप में? तो 34 से कितना था ये? 25 से 34 30%, तो दिस इज 30%। और कितने है फिजिक्स में? 40, और ये परसेंटेज ले लिया और ये इक्वल है 25%, तो ये कैंसिल आउट। 25 चौक 100, तो 3 फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, ठीक है। और इस एज ग्रुप में फिजिक्स के कितने हैं? तो 40, तो टोटल फिजिक्स प्रोफेसर है, और इस एज ग्रुप में 30% है, तो ये 12, टोटल 12 है, उनमें से 3 फीमेल है, बट हमको मेल पूछा है ना, तो ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, if the psychology professors in the university constitute 2% of all the professors in the university, then what is the number of professors in the university? अगर साइकोलॉजी प्रोफेसर्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी प्रोफेसर्स ये हो गए, तो यहाँ पर कितने थे? 4 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6, वो 2% है कि जितने भी
ऑल दी प्रोफेसर, तो मान लेते हैं 100% थे, उनमें से 2% है वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं। तो ये 2% का वैल्यू हमको तो पता है कितना है, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग 6+2 था ना, कितना था, 6+4 था, ठीक है। तो 10, तो कितने हो जाएंगे टोटल, पहले 1% निकालो, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 5, 100% निकालो तो 500, ओके। फिर ये तो डायग्राम वाला नहीं करना है अपने को। फिर यहाँ पर से इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज़ 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन है फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, फिर 10 मोर गोल्ड कॉइन एडेड, ठीक, टू द कलेक्शन द रेशियो ऑफ द गोल्ड टू नॉन गोल्ड would be 1/2. Based on the above information, total number of coins in the collection now becomes, तो total number of coin कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएंगे, G + NG। तो पहले निकालते हैं वैल्यू, G = 3NG, इधर 2G + 20 = NG। देन G की वैल्यू अपने को पता है 3NG, तो यहाँ पे 3NG रखोगे तो 3 दूनी 6, NG + 20 = NG, 20 = इधर NG को देने क्या आता है तो 5NG 20। जगह ही नहीं बच रहा है यार, थोड़ा छोटा छोटा लिखता है। 3G NG, ठीक है, तो NG की जगह पे 3G रखना है, ये 2G + 20 NG, तो यहाँ पे NG का वैल्यू 3G रख देते हैं चुपचाप, 2G + 20, 20 से तो 3G - 2G, तो G, तो G का वैल्यू 20, बट हमको G + NG दोनों निकालना ना, तो G का वैल्यू 20 आ गया, यहाँ पर रख देते हैं 3 × 20 = NG, NG = 5 नहीं 3 दूनी 6, तो 60 + 70 80, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ, जब 10 और ऐड कर दिए तब 90 होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना 80 भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, तो कितना हो जाएगा ये, इसको ना G' करके लिखना, तब जाके समझ आ जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो 10 तो ऐड करना ही पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है, लेकिन अदरवाइज 80 मार्क करके आ जाएंगे, सही है लगने लगेगा। फिर अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, ओके, तो ये तो तभी हो सकता है जब स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस, 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन बट क्लोजेस्ट वाला क्या हो सकता है, क्योंकि हमको और उसमें ऐड करने हैं ना प्लांट्स, तो देखते हैं। 20 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, 400, आगे बढ़ना पड़ेगा। 30 का स्क्वायर करूँ तो 900, 31 का स्क्वायर करूँ तो 961, 32 का करूँ तो तो हमको कौन कितने प्लांट और चाहिए पूछा है, तो 1000 तो है उसके पास, 24 और चाहिए, हो क्या। फिर अ सम ऑफ 700 हैज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज, ठीक है, to the students of school to their overall academic performance if each price is 20 less than the preceding price। तो मान लेते कि पहला प्राइस आपने x दिया, तो उससे 20 लेस दोगे, अब ऐसे करके 7 प्राइस देना है, तो इससे और 20 लेस करोगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे करके 700 हो जाएगा टोटल सम। फिर प्रीसीडिंग व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ये वाली लीस्ट होगी। अब इसका निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7x,
-4 5 6 6 6 12 12 12 24 240 340 50 60 70 80 90 100 340 हो गया एंड 80 और ऐड करना है। x इज इक्वल्स टू 160। अब लीस्ट वैल्यू क्या होगी जब 160 माइनस 120 तो 40 विल बी द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, देन आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट 70 आर मेल। ओके, 120 एप्लीकेशन है, में से 70 मेल है एंड 80 हैव ड्राइवर का लाइसेंस। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस? मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, अगर 70 मेल है मतलब कि क्या है, 30 फीमेल होंगी और 80 के पास लाइसेंस, इसका मतलब क्या है, 20 के पास लाइसेंस नहीं है, नॉट लाइसेंस। तो बोल रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मेल कितने हैं जिनके पास लाइसेंस है, मैक्सिमम मेल जिनके पास लाइसेंस है। तो मिनिमम वाला ऊपर, नीचे वाला मैक्सिमम। तो मिनिमम मेल कितने हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, तो 70 मेल है, लाइसेंस 80 के पास है, तो मिनिमम मेल तब होंगे जब जितनी फीमेल है उन सब के पास लाइसेंस हो। तो 30 फीमेल है, सबके पास लाइसेंस हुआ तो भी ये मैक्सिमम 30 लाइसेंस ही ले पाएगी, तो 50 लाइसेंस तो बच ही जाएगा, तब 50 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 50 मिनिमम हो सकता है कि उनके पास लाइसेंस हो मेल। ठीक है, और मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैक्सिमम 70 मेल है और 80 लाइसेंस है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि 70 मेल के पास लाइसेंस हो। तो क्या हो गया, 5:7 रेशियो। एक सेकेंड, यहाँ पे 30 फीमेल थोड़ी होगी, 120 है ना, 100 थोड़ी है, गड़बड़ कर दिया मैंने, गलत करने के बाद भी आंसर आ गया था। ओके, आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल, 80 है वो ड्राइविंग लाइसेंस, इधर भी गलत कर दिया था, वाह। तो 7 8 9 10 11 12, ये मेल है तो ये फीमेल, इसमें 80 इनके पास लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस नहीं है। फिर व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम, वही करना है फिर। तो अगर मिनिमम मेल के पास कब होगा लाइसेंस, जब 50 फीमेल के 50 पूरा लाइसेंस ले लेगी, तो सिर्फ 30 बचेगा जो मेल लाइसेंस ले सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा कि पूरे 70 के पास लाइसेंस हो, तो 3 to 7 ये होगा करेक्ट आंसर। देन यहाँ पे बोल रहा है इन अ गैरिसन देयर वॉज फूड फॉर 1000 सोल्जर्स। ठीक है, फूड था 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पे 1 मंथ कंसिडर कर लेना 30 डेज। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी होगा इसलिए, और कोई पर्पस नहीं है। तो 1000 सोल्जर्स थे, 30 दिन के लिए उनके पास राशन था। ठीक है, आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन, बट 10,000 के बाद तो कितना राशन था अपने पास, इतना। बट 10 डेज के बाद, मतलब 10 डेज में ये तो राशन ख़त्म हुआ होगा ना, तो कितना ख़त्म हो गया, 10,000 ख़त्म हो गया, कितना बचा 20,000। अरे कितना जीरो लगा दिया मैंने, तो 20,000 दिन का राशन बचा हुआ है। पर क्या हो गया, 1,000 और ज्वाइन कर लिए, तो टोटल अब 2,000 सोल्जर्स है। अब कितने दिन के लिए अब ये चावल उनके लिए कैरी होगा, तो कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज, 10 नंबर ऑफ डेज तक चलेगा। देन अच्छा, यहाँ पे ना ऐसा कभी कभी यूपीएससी ना घुमा देता है कि ना कितने नंबर ऑफ डेज, कभी कभी ये बोलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटर साइकिल लास्ट फॉर 10 days। ठीक है,
सम अमाउंट ऑफ इतना पेट्रोल था होगा, 10 दिन चलता है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई फिर उस टैंक की। इफ़ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे, 25% मोर एवरी डे ऑफ एक्स, एंड हाउ मैनी डेज टैंक है वो पेट्रोल कब तक चलेगा पूरा, तो ये डी निकालना है। ओके, तो ये तो 10 दिन चला था, अब 10x, तो हाउ मैनी डेज टैंक विल लास्ट, एक्स से एक्स कैंसिल, 10, 100, 125 डेज, 5 10, 5 5 25, 5 10, 5 5 25, 5 10, 5 5 20, 4 दूनी 8, 8 डेज तक चलेगा। Then next question, a person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. ठीक है, वॉक किया एंड आते टाइम, ये जाते टाइम वॉक किया, आते टाइम ड्राइव किया। ओके, तो 6 घंटे लगे। ठीक है, और ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज, तो दोनों जाते टाइम भी वॉक किया, आते टाइम भी वॉक, W+W, तो 10 आवर लगे। तो जब दोनों टाइम ड्राइव करेगा तो कितना लगेगा पूरा, सिंपल है, 2W 10, W = 5, तो यहाँ पे रखे 5, D6 -5 1, तो ड्राइव पे 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे। ओके, फिर नेक्स्ट, अब तो पैसेज ही पैसेज, या ख़त्म। सो 2010 का हमने, नहीं 10 नहीं है, 2013 का CSET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिया है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला तो सेपरेट वीडियो, इसमें तो हम सिर्फ LR मैथ्स एंड रीजनिंग कर रहे हैं, LR तो लॉजिकल रीजनिंग ही हो गया। हाँ, तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया। फिर नेक्स्ट वी विल डू 2014 का। ओके।